तो चलिए जी, आज के मेहमान की तरफ चलते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर जुनैद ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ उनका मैं क्या करवाऊँ। सीवी जब मैंने उनकी देखी तो माशाल्लाह इतना उनका एक्सपीरियंस और इतनी उनकी मेंबरशिप्स और उनके अपने रिसर्च आर्टिकल्स, मैंने कहा इतना तो मुझसे नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो उनका इंट्रो हम दे सकते हैं उस पर बात होगी तो बात होती रहेगी। जनरल सर्जन है जी सिंध रेंजर्स हॉस्पिटल में। ज़ियाउद्दीन से 2001 में इनका MBBS मुकम्मल हुआ और आज बिलाखिर 20 साल बाद आज आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेंबर हैं PMA के, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और उसके साथ साथ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ सर्जन्स ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के भी मेंबर हैं। एक्सपीरियंस जो उनका अब तक का रह चुका है, ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद, MBBS मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद हाउस ऑफिसर रहे डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में। इसके साथ साथ मेडिकल ऑफिसर रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटी, नाम मैं गलत ले लूँगा तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से खुद इस पर बात करूँ। वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं, डाउ इंटरनेशनल में भी असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं। इसके अलावा भी इनकी बहुत सी खिदमात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आज बिलाखिर 2 हफ्तों से हमारा शो लाइनअप था जी जी। लेकिन वो मौसम की सूरत हाल की वजह से शो डिले होता रहा और आज बिलाखिर हम सामने बैठे हैं। बिल्कुल। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आपकी। बाकी मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ इस हवाले से, चूँकि जो हक़ था अदा करने का तारुफ में वो मैं न कर पाया, और चूँकि मेडिकल से जो रिलेटेड मेरे पास मेहमान आते हैं, जी जी, चूँकि मैं खुद मीडिया बैकग्राउंड का, तो मेरे इल्म इतना नहीं रहता इन चीज़ों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या चल रहा है आजकल? अल्लाह का शुक्र। सर्जरीज़ हैं। मैं आजकल सिंध रेंजर्स में होता हूँ, जनरल सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सही। और वी केटर टू आवर ट्रूप्स हियर इन सिंध, एंड ऑल्सो वी लुक आफ्टर लोकल पॉपुलेशन। प्राइवेट केसेस होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनको भी देखते हैं। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आज हम हैं 2021 का चल रहा है और आप 2001 में गए थे यहाँ से। जी जी। कैसा फील कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा भी, और ये कि माशाल्लाह ज़ियाउद्दीन काफ़ी आगे आ गया। और जो हमारा टाइम था 95-96 के अंदर, जब हम लोगों ने यहाँ इंटरव्यू दिया था, हम लोग आए थे, तो वो बिल्कुल एक नई चीज़ थी। ज़ियाउद्दीन ने नया एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया था और हम लोग बड़े एप्रीहेंसिव थे। सही। ठीक है ना, क्योंकि उस ज़माने में 3 ही कॉलेजेस होते थे प्राइवेट। अच्छा, सही। ऑल द स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो टू डाउ, और उसके अलावा कंपटीशन बहुत होता होगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर प्राइवेट के अंदर 3 कॉलेजेस होते थे। एक बकाई मेडिकल कॉलेज था, एक हमदर्द था, और ये नया खुला था। इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को कुछ टाइम हो चुका था, हमदर्द को भी और बकाई को भी। सही। लेकिन ज़ियाउद्दीन का फर्स्ट बैच था। सही। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा ज़ाहिर बात है, एक नई चीज़ खुल रही है, आप सोचते हैं हाँ भाई इनका हॉस्पिटल है, बट इट वॉज वेरी एप्रीहेंसिव और बड़े डाउट्स के साथ हम गए थे। लेकिन जो इंटरव्यू हुआ था, जो बकिया जगहों पे मैंने इंटरव्यू दिया था, उससे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था, बहुत प्रैक्टिकल, और उसकी वजह से मुझे ये लगा कि भाई आई शुड चूज़ दिस प्लेस। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं वहाँ गया अपना हमदर्द और वहाँ का मैंने इंटरव्यू दिया, तो वो सिर्फ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। सही। जबकि यहाँ पे जो हमारे इंटरव्यू थे, मेरे डॉक्टर अहमद फवाद ने इंटरव्यू लिया था। सही। और उनके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे प्रैक्टिकल लाइफ से एसोसिएटेड थे। भाई व्हाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर, एंड व्हाट पुशेस यू टू बी अ डॉक्टर, व्हाट आर योर हॉबीज़, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन फ्यूचर। तो वो आपको लगता है कि हाँ भी सही जगह है हम। हाँ सही। तो ये था, तो ज़ियाउद्दीन का नाम भी था एज अ हॉस्पिटल। सो लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है कोई इसकी वैल्यू इस्टेब्लिश नहीं थी। लाइक जिस तरह अभी अगर अभी हम देखें, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, काफ़ी बैचेस पास आउट हो चुके हैं यहाँ से। हाँ। तो फिर इसके बाद तो काफ़ी, क्योंकि हमारे वक्त तो PMDC हर साल राउंड करती थी और वो उन्होंने हर साल 1 साल के लिए वो रिकग्नाइज करती थी। और हम लोग ये सोचते थे पता नहीं नेक्स्ट ईयर रिकग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे।
हम लोग बेसमेंट में होते थे यहाँ पे क्लिफ्टन के अंदर, सही। जस्ट बेसमेंट था, ऊपर का भी फ्लोर बन रहा था सही। और पीछे उन्होंने कैंटीन बनाई हुई थी। अब तो वो बिल्डिंग बन चुकी है, अब तो पूरी बिल्डिंग बन बिल्कुल। चुकी और पीछे पूरा ये सेटअप डेंटल कॉलेज का। ऐसा तो ही दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम देयर वाज नथिंग। और हमारी आप लाइब्रेरी कितने अरसे के बाद आज जियाउद्दीन का विजिट हो रहा है आपका मैं ये? 5 years के बाद आया हूँ, ओह। लेकिन ऑब्वियसली आई हैवंट विजिटेड द होल फैकल्टी और एनी प्लेस। मैं वहाँ गया था जहाँ हम लोग पढ़ते थे, अब सही वो है। रूम्स तो अक्सर बंद ही पड़े हुए हैं। बेसमेंट तो वैसे है, अभी लाइब्रेरी जी, वहाँ जी, मौजूद है। लाइब्रेरी अभी हाँ। भी है, खुर्शीद साहब होते थे वहाँ पे बिल्कुल। और बड़ा अच्छा रहता था। कैंटीन भी मौजूद है अब तक, जो साइड पर बैक साइड जी, पर जी, थी जी, उनकी, जी, वो जी। कैंटीन अच्छा, भी अच्छा, मौजूद अच्छा। है। तो ये था इस तरह। और मैं उसमें एक चीज़ कहूँगा कि ज़ियाउद्दीन के पढ़ाने का अंदाज़ बहुत डिफरेंट था। सही। ज़ियाउद्दीन का अंदाज़ बहुत डिफरेंट था और उसमें सबसे बड़ा जो हमारा द क्रेडिट गोज़ टू इज़ डॉक्टर नईम जाफरी। और ये अब आके रियलाइज़ हो रहा है जब वी आर टीचर्स और वी आर टीचिंग कि कितना बड़ा स्टेप लिया था उन्होंने और कितना अच्छा उन्होंने हमें गाइड किया कि उस वक्त रियलाइज़ नहीं होता, सही। लेकिन बात अब में आके वी रियलाइज़ कि भाई वेयर डू वी स्टैंड। सही। सही। तो डॉक्टर साहब, जियाउद्दीन आने का मकसद सिर्फ क्या इंटरव्यू चूँकि अच्छा हुआ इस वजह से ज़्यादा पसंद आया, या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आप कह सकते हैं कंपटीशन ज़्यादा था, एडमिशन मिलना मुश्किल था, इस वजह चूज़ किया? क्या वजूहात बनी कि जियाउद्दीन आना पड़ा? उस ज़माने में तो डेफिनेटली दूसरी जगह पे क्या कहते हैं, लोग तो यही प्रेस कर रहे थे कि भाई आप दूसरी जगह जाएं। सही। ठीक है ना, ख़ास तौर पे हमदर्द वगैरह के अंदर। लेकिन एक तो उस वक्त हमदर्द दूर बहुत था, सही। और दूसरी चीज़ ये थी कि ज़ियाउद्दीन का अपना एक इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल था, जो कि इनके लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। और स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि वो थ्योरी के साथ उनका प्रैक्टिकल वर्क भी हो। और जो हाउस जॉब यहाँ पर होती है स्टूडेंट्स के लिए उन्हें ऑफर की जाती है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी इनके लिए। जी जी जी। दूसरा ये था कि जब हमने स्टार्ट किया तो पहला बैच था। जाहिर बात है, अब ये स्कूल्स भी हो तो पेरेंट्स नए स्कूल में नहीं कराते। ये बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग था बहुत कि कहाँ जा रहे हैं भाई, क्या होने जा रहा है। लेकिन अगेन वही बात कि हम लोगों के ना सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती थी। सही। और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग वाज समथिंग न्यू। उस वक्त कोई नहीं ख्याल करता था कि भाई पढ़ना है। टीचर आता था, दे गेव अ लेक्चर, उसके ऊपर एग्जाम होता था, उस पर सवालात होते थे। यहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग स्टार्ट कराई उन्होंने, जिसमें आप पूरा सिनेरियो पढ़ते थे, आप जाते थे, आप उसको खुद रिसर्च करते थे, और फिर उसके बाद यू यूज्ड टू कम अप, मेक योर ओन ऑब्जेक्टिव्स, कम अप विद द आंसर्स एंड देन यू डिस्कस विद ईच अदर। और उस वक्त हम सोचते थे कि यार फलाने कॉलेज में तो इस तरह पढ़ाया जाता है और हम लोग जो हैं वो इस तरह पढ़ रहे हैं और पता नहीं हमारा होगा क्या। लेकिन आफ्टर 25 years आई कैन से दैट दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। क्योंकि जब आप सारी ज़िंदगी जब आप वंस यू पास आउट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, उस वक्त आपको कोई नया केस आ जाए तो कोई पढ़ाने वाला नहीं आएगा बताने के लिए। उस वक्त आपने अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करना है। एंड दैट्स व्हाट दे टॉट अस कि भाई आपने अगर नया मरीज आएगा ना तो आपने ये करना है। एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल। हम लोगों को बेसिक साइंसेस से लेकर और हमारी जो थ्योरी प्रैक्टिकल होती थी वो सारा इंटीग्रेट होता था हमारा। और हर सेशन में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर एक बंदा आकर कोई सर्जन होता है, जैसे हम यूरिनरी सिस्टम का पढ़ रहे हैं कि जी हाउ वाटर वर्क्स, तो उसमें अहमद फवाद साहब आएंगे, वो पढ़ाएंगे। अगर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम का होगा तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आके हमें पढ़ा रहा होता था कि भाई मेरे पास इस तरह के मरीज आते हैं, इन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। क्योंकि मरीज़ आपके पास बीमारी नहीं बताता, वो बताते हैं मेरे सिम्टम्स ये हैं, मुझे पेट में दर्द है, मुझे डायरिया हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, एंड देन यू हैव टू वर्क आउट कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, मैं ये एक सवाल, जो हमारे पास यहाँ जितने मेहमान आते हैं नए सेगमेंट में अमूमन डॉक्टर्स ही होते हैं मेरे साथ ज़्यादातर, उनसे मेरा भी ये सवाल यही रहता है कि जिससे पहले भी गेस्ट है, आप इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में आपका MBBS मुकम्मल हुआ, मेडिकल की और भी फील्ड्स हैं, BDS है, इसके अलावा डेंटल है, नर्सिंग है, और अल्लाह भला करे आप सर्जरी की तरफ जा सकते थे। तो किस तरह आपने इन चीज़ों को सोचा कि नहीं सर्जरी वाली साइड जो है ये ज़्यादा बेस्ट है, मैं जो इस तरफ जाना चाहिए? दरअसल मुझे शौक तो मेडिसिन का था।
लेकिन जब मैं हाउस जॉब में आया तो मेडिसिन के अंदर ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमारे पास मेडिसिन में आते थे वो या तो ऐसी डिजीज़ के होते थे जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो गई, हेपेटाइटिस बी सी के होते थे, जिसमें आप सिर्फ सपोर्टिव मेडिकेशन देते थे। और पेशेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग पेशेंट होता है, वो आता है, थोड़ी ट्रीटमेंट लेते हैं, आप उसको स्टेबलाइज करते हैं, वापस चला जाते हैं। सही। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हो, लेकिन जब मैंने हाउस जॉब की तो हर चौथा मरीज़ जो है वो इसी तरह होता था। एस्थमा का मरीज़ है, एक आया फ्लेयर अप हो गया, आपने उसकी ट्रीटमेंट की, वो घर चला गया और फिर वो दोबारा आ गया किसी वजह से। सेम, बट व्हेन आई वेंट इनटू सर्जरी फॉर हाउस जॉब, मैंने देखा कि पेशेंट एक दिन आया, ऑपरेट हुआ, 4-5 डेज के बाद ही इवेंट हो। तो मुझे बड़ी एक यू गेट फीलिंग के पेशेंट जो है ना वो सही होके जा रहा है एंड ही इज नॉट कमिंग बैक। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आई विल चूज दिस फील्ड बिकॉज यू आर मोर ग्रेटिफाइड विद योर पेशेंट, विद योर रिजल्ट्स, एंड देन यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग ऑन द पेशेंट। ठीक है ना, अब आप जाते हैं, आप उसको ऑपरेट करते हैं, आपके स्किल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो दिस इज़ रियली गुड। सो दैट्स व्हाई आई चोज सर्जरी। जनरल सर्जरी का मुझे ज़्यादा शौक था। ऑर्थोपीडिक्स, ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इट, लेकिन मुझे वो कारपेंट्री का ज़्यादा लगता था कि उन्होंने हैमरेज ली हुई है और वो ठोका पीटी कर रहे हैं। सही। तो मेरा दिल जनरल सर्जरी की तरफ ज़्यादा था। सही, चलो ज़बरदस्त जी डॉक्टर साहब। हाँ, नहीं, SM सरोजा साहब ने बहुत अच्छी बात की बिल्कुल। है। और दूसरा मैं उनको ये बता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि सब लोग इसको कारोबार बनाए हुए हैं। और जब आप रियलाइज़ करते हैं कि एक पूरा एक सिलसिला चला आ रहा है जो कि डॉक्टर्स का है, जो कि बहुत बेलौस होकर काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो गरीब मरीज़ हैं या कोई आता है तो हम कोशिश करते हैं कि एज़ मच एज़ पॉसिबल वी शुड हेल्प देम आउट। सही। अब हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल है। मैंने अपनी रेजिडेंसी में डॉक्टर सईद कुरैशी होते हैं जो आजकल डीन हैं डाउ यूनिवर्सिटी के, और मैंने उनके साथ हम लोग काम किया है और मैंने उससे ज़्यादा बेलॉस आदमी नहीं देखा। व्हेन पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने इस्टेब्लिश किया गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, हमारे सर्जिकल वार्ड, सर्जिकल यूनिट 4 होता है, जहाँ पे अभी भी लाखों और करोड़ों के जो केस होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ज़बरदस्त। और यही हमने उनसे सीखा कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स फर्स्ट। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो पीपल आर डूइंग स्टफ। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक बहुत अच्छा सवाल आया है सबा करीम का, जो कहती हैं कि माशाल्लाह गेस्ट बेहतरीन, और ये ख़ुद प्री मेडिकल की स्टूडेंट है, और कहती है मेरा सवाल ये कि जो डॉक्टर बनना चाहे लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ हो उसके साथ, तो साथ में अपनी स्टडीज़ को किस तरह कंटिन्यू करे, कि क्योंकि फील्ड बहुत महंगी है। एग्जैक्टली। और इसीलिए हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब हमने जिस दौर में ज़ियाउद्दीन से पढ़ा था तो आज वो मतलब उससे कहीं ज़्यादा गुना हर हॉस्पिटल की फीस है, पैसा ही है। ठीक है, और ऑब्वियसली व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर आपको कभी उतना पैसा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आप कहाँ से जा सकते हैं, यू गो अब्रॉड। हाँ, अब फिर हम कहते हैं कि हाँ, 25 ईयर्स में वी हैड, और जो बंदा रुका हुआ है वो या तो किसी फैमिली इशू की वजह से रुका हुआ है, ठीक है, या फिर ये कि बहुत ही हुब्बुल वतनी ज़्यादा है तो फिर वो उसकी वजह से रुका हुआ है। लेकिन ये कि सिस्टम जो है ना वो डॉक्टर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आ गई है ये। तो मैं PMA की भी तरफ आना चाहूँगा। तो क्या ये काम कर रहा है, इस पर कुछ एसोसिएशन में कुछ बात होती है कि यार यूनिवर्सिटी से बात की जाए, फीस कम हो, मतलब इस तरह कुछ? नहीं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन फीस कम करने की नहीं है, बात ये होती है कि आप एसोसिएटेड होते हैं हॉस्पिटल्स के साथ। सही। अक्सर लोग दे थिंक कि जी जो डॉक्टर साहब हैं या इनकी फ़ीस है या इनकी जो सर्जरी की कॉस्ट है ये डॉक्टर साहब के लिए, ये पता नहीं जितने भी पैसे उसके बनते हैं, वो एक्चुअली हमारा और डॉलर का हमारा इतना फ़र्क है, और हमारे जो इक्विपमेंट्स जो बाहर से आते हैं वो इतने एक्सपेंसिव हो चुके होते हैं कि जब हम वो ऑपरेट करने जा रहे हैं तो एक ज़माने में जो 30,000 की सर्जरी थी अब वो 1,20,000 के ऊपर चली गई। ठीक है, और अगर कोई इक्विपमेंट टूट जाता है सर्जरी के दौरान तो आप उसको रिपेयर कराने के लिए भी अगर पैसा खर्च करेंगे तो उसमें कर नहीं सकते आप, अनटिल एंड अनलेस यू आर अर्निंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फी। सही। जो कि बहुत सारे लोग इस पे बात नहीं करते, लेकिन ये कि दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ थिंग्स।
उसके बावजूद यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती सर्जरीज होती हैं। हम लोग बहुत सारे छोटे सेटअप्स में भी काम करते हैं और इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ बहुत सर्जरी हो रही होती है, जैसे बहुत नॉमिनल फीस होती है जिसके अंदर हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पीपल डोंट हैव दिस कैपेसिटी टू पे, तो वो भी हम रियलाइज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना मिनिमम से मिनिमम हो सकता है वी शुड चार्ज दैट। लेकिन अगेन क्वेश्चन इज़ कि पीपल शुड ऑल्सो रियलाइज़ कि जो सर्जरी के इक्विपमेंट्स होते हैं और जो कॉस्ट होती है थिएटर की और उसकी लाइट्स की और वो सब चीज़ें कॉस्ट करती हैं, वो सब चीज़ें कॉस्ट करती हैं। तो अगर डॉक्टर साहब इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करें, फाइनेंशियल जो इश्यूज़ की उन्होंने बात की कि मेडिकल की फील्ड बहुत महंगी हो चुकी, तो कुछ स्टूडेंट के लिए क्या आपकी तरफ से पैगाम होना चाहिए कि आप जो है अपने इंटरमीडिएट तक अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखें, ग्रेड्स अच्छे लेकर आएँ ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक तो ये है कि यू शुड हैव गुड परफॉर्मेंस डेफिनेटली, लेकिन अगर किसी का फॉर एग्जांपल नहीं भी हो पाता तो आपको एक तो ये कि दोज हु हैव बिकम डॉक्टर्स आप उनसे बैठ के एक सेटिंग ज़रूर रखें, एक काउंसलिंग सेशन ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव दिस आइडिया कि जी मैं स्टेथोस्कोप लगाऊंगा और मैं जाऊंगा और लोग मेरी बड़ी इज्जत कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा आपके ख्यालों में तो हो रहा होता है, सही है, और ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम यू डू गेट दैट प्रेस्टीज। लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम लोगों ने मारे तक खाई हैं सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में, ठीक है ना, मारे भी खाई हैं, घूसे भी खाए और बेइज्जती भी हुई है। और कभी कभार आदमी सोचता था कि यार मैं इस प्रोफेशन में आ क्यों गया, मैं तो सोचता था कि बड़ी इज्जत मिलेगी, ना यहाँ पैसा है ना यहाँ इज्जत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कुछ वक्त के बाद कर देता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं, मैं ये बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला गाइड कर रहे होते हैं, ऐसा ही, और अगर पॉसिबल होता है तो वो ऑटोमेटिकली उनकी वो फील्ड बन जाती है और वो आगे चल जाता है। ऐसा ही बस अब मेरा भी जो एक इस पे रिमार्क्स थे वो यही थे कि आप मेहनत करें, जो मेहनत अगर होगी और नीयत साफ़ होगी तो इंशाल्लाह मंजिलें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। मेरी नज़रों के सामने कितनी मिसालें ऐसी हैं डॉक्टर साहब जो किसी प्रोफेशन की तरफ जाना चाहते थे लेकिन उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ ऐसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, तो कहीं से उन्हें स्कॉलरशिप मिली, कहीं से फाइनेंशियल एड मिला, उसके बाद जाके वो आखिर कामयाब है अब और अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं जी। तो सबा आपके लिए भी हमारा जो है यही जवाब है कि आप मेहनत करें इंशाल्लाह और कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। लेकिन मैं दूसरा ये ज़रूर कहूँगा जी कि अपनी दिमाग को फ्लेक्सिबल ज़रूर रखें और अपने ऑप्शंस खुले रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे सामने ऐसे हैं, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। एक फ्रेंड है मेरे जो फिजियोथेरेपी की तरफ चले गए, उनका नहीं हुआ मेडिसिन में, लेकिन अब वो अपनी फील्ड में एक्सेल कर चुके हैं। ज़बरदस्त। तो आप जिस फील्ड में जा रहे हैं आपने उसमें एक्सेल करना है, बस ये आप रखें और उसमें इंटरेस्ट रखें और अपना माइंड हमेशा ओपन रखें कि भाई इफ़ आई डोंट गेट इनटू दिस इज़ माय सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब हमारे पास एक और सवाल है जी, उमेर अली का। हमें काउंसलिंग पर भी बात करनी थी लेकिन हमने सोचा था उसके लिए आखिरी सेगमेंट रखते हैं, लेकिन चूँकि अब सवाल आ गया है तो सवाल को अपने शो में शामिल करते हैं। वो ये पूछना चाहते हैं आपसे कि मेडिकल की तरफ आप आया खुद से आए हैं, आपके घर की फरमाइश थी कि आप? मैं भी इसी तरह था कि घर वालों की फरमाइश थी। हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी। सही। और मेरी वालदा जो थी उनका भी यही ख्याल था कि भाई दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी, इसी तरह तुम स्टेथोस्कोप लगा के फिरोगे और मरीज़ जो हैं वो तुम्हें दुआएं देंगे, तो इससे अच्छा तो कोई प्रोफेशन नहीं। तो अब आके आपको रियलाइज़ होता है कि उसके अप्स एंड डाउन्स क्या हैं। तो यू हैव टू बी इन द सिस्टम टू रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। आउटसाइड द सिस्टम में तो सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। सही है। तो इस पे जॉन एलिया साहब का एक शेर भी, हमने जाना तो हमने ये जाना जो नहीं है वो खूबसूरत है जी। तो ऐसा है जी। जी तो शो का वक्त 5 बजे तक के लिए है, 4:30 तक हो चुके हैं। आधा घंटा मेरे पास और डॉक्टर साहब के पास बाकी है। ढेर सारी बातें जो हमने अभी करनी है, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक की तरफ भी जाना है। ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आपसे मज़ीद बात होगी। जिन लिसनर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया और वो हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तरीका नहीं आते, आसान है। हमारा नंबर नोट डाउन कर लें, 032136600303 हमारा नंबर है। आप इस पर मैसेज और कॉल्स हमें दोनों कर सकते हैं। जिनके मैसेजेस मैं अब तक अपने शो में शामिल नहीं कर पाया तो मैं ब्रेक के बाद आते ही आपके मैसेज अपने शो में शामिल करता हूँ जी। कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिएगा ZUFM 98.2।
हमें इस वक्त मोहम्मद हमज़ा सरगोदा से मैसेज करते हैं जी, शो इज़ वेरी नाइस। डॉक्टर जुनैद साहब को मेरा सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम पहुँच चुका। रिदा हमें सुन रही हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ जी। शो का टॉपिक आप पूछ रही हैं जी, आप सुन लें अब शो मुसलसल, तो आपको पता लग जाए कि बात किस पर हो रही है। वजीहा ज्वाइन कर चुकी हैं हमें कराची से। आप तमाम लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो तक सुन रहे हैं जी। जी तो डॉक्टर साहब, वक्त आप हमारे पास काफ़ी कम है, बातें बहुत ज़्यादा है हमारे पास, वो वक्त का मुकाबला सख्त वाली सिचुएशन सब हो गई है। डॉक्टर साहब, आपने खुद पढ़ा, 2001 में MBBS आपका मुकम्मल हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी CV मैंने देखी तो काफ़ी एक्सपीरियंस है आपके पास, काफ़ी चीज़ों का, काफ़ी जगहों पर पढ़ाया। तो आपका कैसा टीचिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये अब तक का? बहुत अच्छा रहा। कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र, तो मैंने इसको एक्चुअली प्रैक्टिस किया, देखा बाकायदा। मैं 2013 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बना डाउ मेडिकल कॉलेज के अंदर, और 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया। और उसके बाद मैं गया सुलेमान अल राजी सऊदी अरब में, जहाँ पे फिर मैस्टिक के अंदर वो कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई थी। सही। और वहाँ पर हमें पता चला कि टीचिंग होती क्या है, जहाँ पे हम लोग, और उसी लिए हमें पता चला कि डॉक्टर जाफरी जो काम कर रहे थे वो कितना इम्पोर्टेंट था। सही। उन्होंने बाकायदा, क्योंकि मैस्टिक यूनिवर्सिटी नेदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी है, और वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और सेल्फ एजुकेशन के ऊपर उनकी ज़्यादा वो होती है कि स्टूडेंट्स खुद लर्न करें। सही। और डॉक्टर नईम जाफरी ने ना एक हाइब्रिड सिस्टम दिया था, जो कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी थी, और साथ में यहाँ का जो कन्वेंशनल सिस्टम था उसको इंटीग्रेट करके एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था जिसमें दोनों चीज़ों की बेस्ट आप एडवांटेजेस ले रहे थे। सही। तो वी रियलाइज दैट जब मैं वहाँ गया हूँ और मैंने वहाँ पढ़ाया है फ्रॉम 2014 से लेकर 2018 तक एट द एंड, तो उन 4 years के अंदर आई रियलाइज्ड व्हाट ही हैज़ डन, और उसको आप अप्रिशिएट करते हैं। और फिर आपको टीचिंग आती है कि हाउ डू आई टीच। ज़बरदस्त। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एज अ स्टूडेंट या एज अ डॉक्टर रियलाइज़ नहीं करते कि हमें लर्न कैसे करना है। मिसाल के तौर पे आपको क्या स्किल्स अपने अंदर इम्प्रूव करने हैं 4 साल बाद। हमारे यहाँ तो जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारे सामने एक किताब होती है कि जी ये बुक है, हमने ये पढ़ना है, एट द एंड ऑफ द ईयर जो है डिग्री मिलनी है ये, आपको। हाँ नहीं, एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जाम होगा, उसमें से पूछना है, इसमें से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एंड देन यू पास। सही। जबकि जब टीचर आपको टीच कर रहा होता है तो वो उसके सामने बुक नहीं होती, वो अपने एक्सपीरियंस से बताता है। हाँ एक्सपीरियंस तो होता है, लेकिन उसके अंदर होता है कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, उसने एक अच्छा डॉक्टर बना के निकालना है। सही है। जिसका एटीट्यूड टुवर्ड्स पेशेंट, जिसका एटीट्यूड टुवर्ड्स कोलीग, ठीक है ना, जिसकी ज़ील फॉर लर्निंग, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हों, ताकि जब वो हमारे माशरे का एक पार्ट बने तो ही कैन प्रोवाइड वर्क। ज़बरदस्त। और वही चीज़ वो लेके फिर आपका एग्ज़ाम ले रहा होता है। तो हम बहुत सारे लोग होते हैं जी मैं रात को पढ़ लूँगा और मैं सुबह जाके एग्ज़ाम दे दूँगा। वो द डॉक्टर सीज थ्रू इट, उसको नज़र आ रहा होता है कि आपने कल रात को पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड डेली पेशेंट से बात करके बनता है ना, वो जब तक आपको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होगी वो नहीं आ सकता। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, ज़ियाउद्दीन का जो आपका एक्सपीरियंस रहा और ये टाइम कैसा गुजरा, मतलब किस तरह के इवेंट्स आपके दौर में होते थे, और जिस तरह आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स इनरोल हैं जी, कवाली नाइट भी हो रही है, क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, और कभी एक डोमेस्टिक किसी ट्रिप पे निकल गए हैं, सही है जी, नारायण कागान साइड पर। तो आपके टाइम पे इस तरह की एक्टिविटीज़ थी? हमारे टाइम पे इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं थी। हम लोग मेरे ख्याल है 2 या 3 दफ़ा सी साइड पे गए। सही। लेकिन सी साइड तो फिर करीब ही वो आप लोग। एग्जैक्टली। लेकिन उसके अलावा हम लोग एक दफ़ा हाउस जॉब में कॉन्फ्रेंस में गए थे, कार्डियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस हुई थी। सही। और हमारे टीचर्स ने हमें इनकरेज किया था, डॉक्टर एजाज वोरा होते थे, उन्होंने हमें इनकरेज किया कि आप जाएं और लें कार्डियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस, देखें क्या होता है। तो दैट वाज द ओनली थिंग दैट वी डिड। अदरवाइज उसके अलावा हम लोग मनी रेज करते थे फंड्स के थ्रू फॉर पेशेंट्स, पुअर पेशेंट्स,
और हमारे सेकंड बैच के अंदर एक डॉक्टर सारा होती हैं, मेरा ख्याल नाउ शी इज़ इन USA, तो शी वॉज़ वेरी मच इन्वॉल्व. हमारे यहाँ हमारे बैच में डॉक्टर जोहरा होती थी, शी वॉज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स. तो हम लोग शॉप्स खोली हैं यहाँ पेवमेंट पे, और पिज़्ज़ा हट वालों को बुलाया कि आप यहाँ पे जो है ना एक ऑर्गेनाइज़ करके कि लोग आएंगे तो जो मनी होगी वो पुअर पेशेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. ये मेरे ख्याल से अब भी ज़ियाउद्दीन में ऐसा होता है. जी जी जी. और ट्रक शॉप के बाहर भी मैंने देखा जो हमारी जो इस वक्त की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं वो इस तरह की फंड रेजिंग करती हैं. Exactly. और जो पेशेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है इसके जी, थ्रू. तो डॉक्टर साहब आप भी, आपके साथ आपके बैच की कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे अभी भी राब्ते में, आप लोग की आपस में मुलाकातें होती हैं, कभी जब बैठक होती है तो गपशप करते हैं जी यार वो ज़माना था इस तरह? ये मेरे साथ तो मेजॉरिटी ऑफ आवर बैच वेंट अब्रॉड. 3 या 4 लोग हैं. जी जी. मैं डॉक्टर सिराज होते हैं मेरे साथ जो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है आजकल PKLI में. हम दोनों ने साथ अपनी बेसिक रेजिडेंसी की थी. उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए इस्लामाबाद चले गए थे. मैं सऊदी अरब चला गया था. उनके साथ मेरी अभी भी बातचीत है. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है. ऑब्वियसली सोशल मीडिया ने दुनिया को करीब कर दिया है, तो उसके थ्रू वी आर इन कांटेक्ट. आई नो हु इज़ वेयर. लेकिन अदर देन दैट अभी हमारी कोई सेटिंग नहीं हुई. अभी सुना है कि अलमनाई का कोई एक चीज़ें अलाइन हो रही हैं अभी काफ़ी. तो होपफुली कि इंशाल्लाह मामला मज़ीद बेहतर हो यहाँ के. तो देखते हैं जी क्या होता है. अच्छा खैर, ये हमने बात तो अभी ये हमारी हुई आपके बैचमेट्स की, क्लासमेट्स की. टीचर्स का एक अहम रोल होता है डॉक्टर साहब के, वो आते हैं पढ़ाते हैं. और मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो मीडिया में हुई है और हमने 48 कोर्सेज़ पढ़े हैं. तो कुछ नहीं तो कम से कम 30 टीचर्स तो ऐसे होंगे जो मुख्तलिफ उन्होंने सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ाए होंगे. तो उनमें से 1-2 टीचर्स ऐसे होते हैं जो जहन को याद रहते हैं, वो ज़िंदगी भर फिर इंसान का साथ रहता है. मेंटोर आप उन्हें समझते हैं. Exactly. तो ऐसे कितने टीचर्स हैं जिन्हें आप अपना मेंटोर समझते हैं, जिनके साथ आप अब भी राब्ते में हैं, कहीं फंस जाए तो उनसे बात की जाए? पोस्ट ग्रेजुएशन के तो बहुत सारे टीचर्स हैं. अंडर ग्रेजुएट टीचर्स में हमारे टीचर्स थे तो बहुत अच्छे, जिसमें हमारे पास डॉक्टर इमरान होते थे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, डॉक्टर नीला होती थी. इसी तरह हमारे सर्जरी के अंदर डॉक्टर मुस्तफ़ा होते थे और एक डॉक्टर होते थे डॉक्टर समी अशरफ. इन लोगों ने हमें बड़ा पढ़ाया. डॉक्टर अहमद फवाद हैं ऑब्वियसली इज़ वेरी बिजी, तो इतनी बातचीत नहीं होती. लेकिन यूरोलॉजी के अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन डॉक्टर अहमद फवाद थे टू बी अ गुड सर्जन. सही. और हमारी एक कोलीग हैं डॉक्टर अनीला जमशेद, वो बाकायदा यूरोलॉजी में गई ही डॉक्टर अहमद फवाद की इंस्पिरेशन से थी. तो गुड सर्जन्स डू मेक एन इम्पैक्ट. आप अपनी क्वालिटीज से इंस्पायर करते हैं यंगर स्टूडेंट्स को कि वो आपके जैसे बने. सही. वक्त बहुत कम है, 10 मिनट अभी हमारे पास हैं. इसमें हम कोशिश करेंगे कि अपनी बातों को मज़ीद कंक्लूड करें और अपने शो को वाइंड अप करें यहीं पर. डॉक्टर साहब, मैं हर बार ये बात करता हूँ अपने मेहमानान से, चूँकि शो का नाम स्टूडेंट कॉर्नर है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो भी मेहमान यहाँ बैठे वो ऐसी बात करके जाए जिससे लिसनर्स को फ़ायदा पहुँचे. आखिर का सेगमेंट हम छोटा सा काउंसलिंग पर बात करेंगे. हम देखते हैं जी, हम पाकिस्तान की अगर बात करते हैं और ख़ासकर अपने तालीमी निज़ाम की बात करें डॉक्टर साहब, तो करियर काउंसलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है जी. हमारा बच्चा मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद परेशान रहता है कि उसने आखिर करना है क्या है. तो आप क्या ये ज़रूरी समझते हैं कि काउंसलिंग स्कूल से ही शुरू होनी चाहिए? बच्चे को स्कूल से ही बताया जाए कि भाई देखें ये डिपार्टमेंट्स हैं दुनिया में, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, और इन 2-3 डिपार्टमेंट्स के अलावा बहुत से काम हैं. ये पता ही नहीं है सबको. बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए डेफिनेटली. लेकिन इसके लिए एक पूरा कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है. होता यही है, अभी भी मैट्रिक इंटर के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में होता है कि जी मैं इंजीनियर बन जाऊंगा और मैं डॉक्टर बन जाऊंगा. और उसी थिंकिंग की वजह से हम मेडिकल साइंसेज और इन साइंसेज की तरफ ज़्यादा आते हैं. सोशल साइंसेज भी हैं हमारे यहाँ, जो कि बहुत एक स्कोप है, लेकिन माशरा जो है उसकी इंक्लिनेशन नहीं है उस तरफ. ऐसा ही है. और दूसरा ये कि बाहर के माशरे के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो मोर ऑफ मेंटोर्स होते हैं. जब मैं सुलेमान अल राजी में था तो मेंटोरशिप होती थी. हमारे पास 6 या 7 स्टूडेंट्स होते थे जिसको हमने गाइड करना होता था कि उसने क्या करना है. वो अपना इंटरेस्ट शो करता था और फिर हम उसको गाइड करते थे कि तुमने इस गोल, एक तो ये कि तुम व्हाई डू यू वांट टू बी दिस, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज ना हो किसी भी तरह से आप.
आप कंफ्यूज ना हो और आपका जो गोल हो अचीवेबल हो। मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन बनना चाहता हूँ। अच्छा जी, आप क्यों बनना चाहते हैं? बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है नहीं, आपके पास सॉलिड रीजन होने चाहिए। अगर आप उस फील्ड के बारे में नहीं जानते तो आप किसी ऐसे बंदे से टच करें, आप जाए। लोग होते हैं जो स्कूल लाइफ के अंदर जाके अटैचमेंट्स करते हैं और फिर चूज़ करते हैं कि भाई ये फील्ड मेरे लिए हो फ़ायदेमंद भी है या नहीं है। तो ये हमारे यहाँ नहीं है, एंड वी शुड बी एनकरेजिंग दिस कि प्लीज़ कम इन एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अगर किसी को जैसे सर्जरी के बारे में मालूम करना है कि भाई इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो वो आएँ और बात करें। ऑलवेज अवेलेबल फॉर एडवाइस। बेहतरीन। अब डॉक्टर साहब, जिस तरह भी हमारे पास उज़ैर अली का मैसेज आया, उसमें उन्होंने कहा था कि जी पेरेंट्स की तरफ से बाज़ औक़ात होता है कि मेरा बच्चा ये करे, मेरा बच्चा ये बने। तो इस पर आप चूँकि आप खुद भी साहिब औलाद है, आपके भी बच्चे हैं, तो आप इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आया ये बात दुरुस्त है कि पेरेंट्स ही बच्चों को मतलब इन्फोर्स करें कि बेटा तुमने अगर बनना है ना तो कुछ यही बनना है, या बच्चे की भी कुछ रख लेनी चाहिए? नहीं, मैं एक्चुअली इट शुड बी वेरी जुडिशियस। बड़ा सोच समझ के बच्चों को करना चाहिए, और हमेशा अगेन मैंने कहा ऑप्शंस खुले होने चाहिए। क्योंकि मेरे ऊपर इतना स्ट्रेस था जब मैं डॉक्टर बन रहा था, तो मुझे था कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनता तो शायद मैं कुछ भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन एक है कि भाई ये बनना है, और फिर आपके पास जब वो ऑप्शन नहीं होते तो आप कुछ भी नहीं बन पाते। तो आपने हमेशा अपने ऑप्शन खुले रखे होते हैं, और माँ बाप भी देखें कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली बेनिफिशियल चीज़ हो। हाँ। ये ना हो कि वो कोई ऐसा काम कर रहा हो जो कि माशरे के लिए और उसकी अपनी ज़ात के लिए फ़ायदेमंद ना हो। सही है। लेकिन कभी भी प्रेस नहीं करना चाहिए बच्चों को, और मैंने अपने बच्चों को कभी प्रेस नहीं किया कि वो डॉक्टर बने। क्योंकि आपकी लाइफ बड़ी मिजरेबल होती है जब आप, मरीज़ ये समझते हैं कि जी आप हर वक्त 9 to 5 24/7 अवेलेबल हैं, आप बस उसी के लिए बैठे हुए हैं, उसका फ़ोन सुनने के लिए कि भाई मेरे साथ क्या मसला है। उसकी अपनी फैमिली भी है, उस बंदे की अपनी फैमिली भी है, उसने अपनी लाइफ भी गुजारनी है, और ऑब्वियसली आप नहीं दे पाते अपने घर वालों को फिर टाइम, क्योंकि आप लगे हुए होते हैं पेशेंट्स के देखने के लिए। अगर कोई पेशेंट सीरियस आ गया है तो मुझे एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। आपके पास थिएटर अवेलेबल नहीं है, वो डॉक्टर साहब थिएटर जो है वो बिजी है, और 3 घंटे बाद थिएटर खाली होगा। अब पेशेंट एक है ट्रॉमा का या किसी वजह से पड़ा हुआ है, आपने उसको जल्दी जल्दी लड़ाना है। आप मरीज़ को ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई थिएटर अवेलेबल नहीं है। मरीज़ के लिए ये चीज़ें माने नहीं रखती। वो समझ रहे हैं कि खाली कमरा बैठा हुआ है, जो पड़ा हुआ है, जो बस आपने उसको वहाँ ले जाना है, आपने फ़ौरन उसकी सर्जरी करनी है। आप उस पेशेंट एक ऑलरेडी है उस थिएटर के अंदर, और इस पेशेंट के लिए बारी करनी है, और आप फिर परेशान होते हैं कि यार सब चीज़ें सेट चल जाएं, पेशेंट के घर वालों को हम सेटिस्फाई कर सकें एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ भाई वी डिड आवर बेस्ट, और पेशेंट जो है ही हैज़ अ गुड आउटकम। सही। और सब जाते जाते मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त मेडिकल की फील्ड में हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से कि आया वो अपनी स्टडीज़ को इस तरह मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, या ये बुक्स हैं जिनको आप अभी से रिकमेंड करते हैं कि आप इनकी स्टडी करें, इनको पढ़ें? अच्छा, हाँ, इसके लिए मैं जो गाइडेंस दूंगा वो ये होगी कि हमें अपने 4 स्किल्स बनाने हैं। एक तो हमारी एजुकेशन, जो कि हमारी लर्निंग स्किल्स होती हैं, कि हमें इतनी नॉलेज हो कि हम वो चीज़ को डील कर सकें। लेकिन जो चीज़ हम तवज्जो नहीं देते वो होते हैं हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स। आया कि हमने अपने कोलीग्स के साथ अपनी बात इम्पार्ट कर दी, और ये बात छोटी सी लग रही है ना आपको, लेकिन आपने किसी को ऐसे बोला कि भाई इंजेक्शन लगा देना, दूसरे बंदे ने बात सुनी नहीं सुनी। बाहर जब मैं इंग्लैंड में 1.5 साल रहा हूँ तो मैंने ये देखा है कि दे गिव इम्पोर्टेंट टू स्मॉल थिंग्स। आपने उसको इम्पार्ट करना है कि भाई आई वॉन्ट दिस टू बी डन विद द पेशेंट, ताकि हर लेवल पे ये बात क्लियर हो कि क्या करना है, पीछे उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो पेशेंट की। सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, जो कि आपस में कोलीग्स का हो, आपके लोअर स्टाफ का हो, पेशेंट्स के साथ हो, प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं आप, तो आप बिल्कुल प्रिसाइज इजीली अपनी बात इम्पार्ट कर सकें। पूरी प्रेजेंटेशन दे दी और ये नहीं पता कि क्यों दी और क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं। सही। तो आपने एक तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करनी है, लीडरशिप क्वालिटी। सही। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है पेशेंट्स की। सही। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने एक्शंस की। तो ये लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करें। जाएं, पेशेंट से हिस्ट्री ज़रूर लें।
पेशेंट इज़ द बेस्ट बुक, हमारे टीचर कहते थे और हमें समझ नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है कि जब मरीज़ आपको कोई चीज़ बताता है तो आपने उसको सॉल्व करना है, एक मिस्ट्री है, उसकी ये बीमारियां हैं और आपने उसको सॉल्व करना है कि इसको क्या इशू है। ऐसा ही है। लेकिन अब लोग ज़्यादातर टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, बाहर, यहाँ नहीं, बाहर भी यही हो रहा है। मेडिको लीगल इश्यूज ज़्यादा हो गए हैं, जबकि पहले ऐसा होता था कि आप मेडिको लीगल इश्यूज के अपने आप को बचाने से ज़्यादा मरीज़ का काम करते थे। सही। तो अब इन चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप पॉलिसी और साथ में आपके हैंड्स ऑन स्किल जो होते हैं जिनको साइकोमोटर स्किल्स कहते हैं। सही। आप पेशेंट को इंजेक्शन सही लगा सकते हैं, आप उसको फुलीज कैथेटर पास कर सकते हैं, आप उसका पूरा एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ये सारी एबिलिटीज़ आनी चाहिए आपको। चलें, ये तो बेहतरीन हो गया। और अब कॉल्स, अभी अब वक्त इतना है नहीं कि हम मज़ीद कॉल्स ले सकें डॉक्टर साहब, क्योंकि शो का वक्त ख़त्म हो चुका है और आरजे फहद भी आ चुके हैं जी। इसके बाद का शो इन्हीं का है, हिप हॉप हंगामा, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने अपने काफ़ी दिनों से हमारा शो लाइनअप था लेकिन हो नहीं पाया, बिल आखिर आज मैंने भी बहुत एंजॉय किया। सही है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आगे फिर आपको किसी दिन दोबारा मदऊ करेंगे, मज़ीद बातें होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का शो तमाम लिसनर्स को ही पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो नेक्स्ट थर्सडे 3 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आरजे काशिफ शायरी को शो स्टूडेंट्स कॉर्नर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।